डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल रिलेशन का हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, बराबर है। तो मैंने एग्जांपल पे लिया था s = ut + ut + हाफ at स्क्वायर, जो भी आपके मोशन के तीन इक्वेशन है ना, बराबर है। तो उसको हमने चेक करके देखा था। तो अगर मान के चलो अगर ऐसा कोई भी है, जैसे लेट से मैं मान के चलो x क्वांटिटी = √a + d स्क्वायर, बराबर है, माइनस c/d स्क्वायर। एक मान के चलो एक ऐसा आपका एक फिजिकल रिलेशन है, कोई भी एक फार्मूला है मान के चलो, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है कहीं से, तो ठीक है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है, और ये होती है आपकी राइट हैंड साइड। तो कोई भी अगर आपका फिजिकल रिलेशन है, बराबर है, बराबर है, तो x = आपकी ये पूरी क्वांटिटी है, ये x मतलब क्या आपकी ये वाली पूरी क्वांटिटी है, बराबर है। तो अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बराबर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी उसके डायमेंशन और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज होगी उनके डायमेंशन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर है। तो ये होता था आपका डायमेंशनल एनालिसिस, ये होता था आपका डायमेंशन एनालिसिस। और एक ही चीज मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन की थी कि जब भी हम दो क्वांटिटीज मिलाते हैं, तो वो दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, बराबर है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप फोर्स और वेलोसिटी इन दोनों चीज को कभी ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज, बराबर है। फोर्स आपकी अलग फिजिकल क्वांटिटी है और आपकी वेलोसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है। आप सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे मास को मास के साथ मिला सकते हो, फोर्स को फोर्स के साथ मिला सकते हो, बराबर है, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ मिला सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ मिला सकते हो, वॉल्यूम मिला सकते हो दो, बराबर है। तो आप सिर्फ सिमिलर क्वांटिटी से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बराबर है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटीज है आपकी, ये आपकी √a है, बराबर है, आपकी ये d स्क्वायर है, और एक आपकी क्या है c - d स्क्वायर, बराबर है। तो कहीं ना कहीं अगर इन तीन क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे डायमेंशन को, √a, बराबर है, = डायमेंशन ऑफ जो भी क्वांटिटीज आप ऐड करो, d स्क्वायर का ऐड करो, तो b स्क्वायर = डायमेंशन ऑफ क्या आ जाएगा आपका c/d स्क्वायर, बराबर। इन तीनों के डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हालांकि ये सब इस तरह है, अभी तीनों क्वांटिटी को जब मिलाओगे, बराबर है, अब जैसे मास मिलाते हो 2 kg मास, बराबर है, 2 kg मास प्लस 3 kg मास प्लस 5 kg मास, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 kg। तो फाइनली तीनों को ऐड करने के बाद जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा उसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इन तीनों को मिलाने के बाद या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी क्वांटिटी मिलेगी उसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये किसके बराबर होगा, आपका इस x के बराबर होगा। तो ये हमने कल पढ़ा था, और ये तो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज होती है उन सबके डायमेंशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहां पे, फिजिकल रिलेशन, कोई भी फिजिकल रिलेशन है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक मैं एग्जांपल देता हूं, कल कुछ और एग्जांपल दिया था, आज भी एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी मान के चलिए आपके पास एग्जांपल है ये वाला, आगे जाके आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बराबर है, फिजिक्स में पढ़ोगे या फिर गैसेस लॉज पढ़ोगे, तो वहां पे ये आपका रिलेशन आएगा रियल गैस के लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं, तो आपका इक्वेशन है P + a/b स्क्वायर इंटू v - b इज इक्वल टू क्या आपका RT। तो ये आपका एक रिलेशन है, ये आपका एक क्या रिलेशन है, बराबर है। ये आपका गैसेस इक्वेशन है, किसके लिए, कौन से गैस के लिए, रियल गैस के लिए। बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं जाते हम, बराबर है। ये आप पढ़ोगे आगे जाके, जब आपकी स्टडी, जब आप आगे जाओगे प्रिपरेशन करोगे, तो जब आपका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, तो ये रिलेशन वहां पे जरूर यूज होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको बता देंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए बता देता हूँ कौन सी चीज क्या है, बराबर है। एक तो जो R है आपका, ये आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है, बता देता हूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बराबर है। आपका जो T है, बराबर है, आपका जो T है, ये जो T है ये है आपका टेम्परेचर, ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, बराबर है। इसके बाद आपका जो P है, बराबर है, ये आपका है प्रेशर। बस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी वो बता रहा हूं। और आपका जो V है, बराबर है, V जो है ये कैपिटल V है, बराबर, ये है आपका वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम, और सेम हियर ये भी आपका क्या है, वॉल्यूम, बराबर। तो ये आपका एक फिजिकल रिलेशन है, बराबर।
इसमें कुछ आपकी क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे आर हो गया, टी हो गया, वी हो गया और पी हो गया, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। और आपके जो ए एंड बी है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो पहले तो चीज आपको पूछी है, पहली पूछी आपको फाइंड पहला चीज डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, बराबर है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फाइंड डायमेंशंस है कि बताओ ये एक ए एंड बी जो इस फिजिकल रिलेशन में कांस्टेंट है, उस ए और बी के डायमेंशंस क्या होंगे, उस ए और बी के डायमेंशंस क्या होंगे, बराबर है। तो हमने पहले वाले ये जो पहला एप्लीकेशन है इसका डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा है, जब भी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बराबर है, तो वो जो क्वांटिटीज होते हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनके जो डायमेंशंस होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए, बिकॉज जिनको आप सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सिमिलर क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हो, बराबर। तो कहने का अभी तो उसका वही फंडा मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं यूज करूंगा तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, पी को किसके साथ ऐड कर रहा हूँ, देखो इस इक्वेशन में पी को किसके साथ ऐड कर रहा हूँ, पी को ऐड कर रहा हूँ मैं a by v स्क्वायर के साथ, where p is pressure and v is volume and a is constant, कोई भी कांस्टेंट पकड़ लो, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इन दो चीज को ऐड कर रहा हूँ तो इन दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब ही p का डायमेंशन मस्ट बी इज इक्वल टू a by v स्क्वायर का डायमेंशन, a by v स्क्वायर का डायमेंशन, ये पहली चीज होगी, बराबर, ये पहली चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। इसके बाद आप किसको ऐड कर रहे हो, v को b के साथ ऐड कर रहे हो, v को किसके साथ ऐड कर रहे हो, b के साथ, मतलब v का डायमेंशन मस्ट बी इज इक्वल टू किसका, b का डायमेंशन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसके, बराबर। तो देखो ये चीज आपको समझ में आ रही है, बराबर। तो यही हमने को यूज करना है, जो यहाँ पे हमने पढ़ा है यही वही आपको क्वेश्चन में यूज करना है और कुछ नहीं, बराबर। तो ये चीज हो जाएगा, मेरे को डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। अभी आपको अगर डायमेंशन निकालने तो पहले आपको क्या पता कर लो कि उसका कोई भी फार्मूला लिख लो और उससे क्या करो, यूनिट निकालो। जैसे ये प्रेशर, जैसे ये आपका क्या है, प्रेशर है, बराबर। तो ये अगर प्रेशर है आपका, बराबर, तो प्रेशर इक्वल क्या होता है आपका, फोर्स बटे एरिया होता है, ये आपको एक चीज पता है, फोर्स बटे क्या होता है आपका, एरिया। तो फोर्स मतलब क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एरिया आपका ए होता है। अभी आप यहां से डायमेंशन निकाल सकते हो, किसके, पी के, पहली यूनिट निकाल के, बराबर। अगर मैं यूनिट निकालता हूं तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लिखते हैं जी, बराबर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये एरिया है, अब एरिया का यूनिट क्या होता है, हम किसमें लिख रहे हैं, एमके सिस्टम में लिख रहे हैं, किसके सिस्टम में लिख रहे हैं, एमके में, बराबर। ये होता है आपका मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप पी के आप डायमेंशन लिख सकते हो, 1 मीटर आपका कट जाएगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा केजी, बराबर है। मीटर ये वाला, इसका पावर कितना बचा, 1, तो ऊपर जाके क्या होगा, -1, बिल्कुल सही है, बराबर। ये आपका सेकंड है, इसका पावर कितना है, -2, ये हो जाएगा इसका यूनिट, बराबर। तो यूनिट मिल गया, तो आप पी के डायमेंशन लिख सकते हो। पी के डायमेंशन अगर लिखूंगा क्या हो जाएगा आपका वहां से, तो देखो केजी मतलब मीटर, ये केजी मतलब क्या है, मास, ये तो मास है ना, तो इसको आ जाएगा मास। ये आपका मीटर क्या है, लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ। ये आपका सेकंड क्या है, टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका टाइम, बराबर। पावर के साथ लिखना पड़ेगा आपको, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला पी का, तो देखो केजी का पावर कितना है, 1, मतलब मास का पावर कितना, 1, बिल्कुल सही है। मीटर मतलब लेंथ का पावर कितना है, -1, बिल्कुल सही। सेकंड मतलब टाइम, और टाइम का पावर कितना है, -2, बिल्कुल सही है, बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद a by v स्क्वायर, तो ये तो आपका वॉल्यूम है ना, तो आपको पता ही है वॉल्यूम मतलब क्या होता है। अब वॉल्यूम का फार्मूला, आप वॉल्यूम का अगर यूनिट निकालना है तो आपको पता ही है, डायरेक्ट क्या होता है आपका मीटर क्यूब, जो पता है वो डायरेक्ट लिखते जाओ, बराबर। तो मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको a का डायमेंशन लिखने, तो मैं a एज इट इज लिख देता, तो इसको सॉल्व करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a के डायमेंशन बटे क्या हो जाएगा आपका, a का डायमेंशन बटे क्या हो जाएगा आपका, v स्क्वायर के डायमेंशन, बराबर। ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं a एज इट इज लिखता, बराबर, ऐसे बटे क्या हो जाएगा आपका, v स्क्वायर के डायमेंशन। तो v स्क्वायर के डायमेंशन बोलो क्या है आपका, मीटर क्यूब, बराबर। मीटर मतलब आपका क्या है, लेंथ है, ये आपका लेंथ है ना, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा आपका, मीटर का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, तो क्या आपका आ जाएगा, लेंथ का क्यूब, बराबर। इसको आगे सॉल्व करते, इसको इस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा आपका m1, बराबर, l-1 t -2, बराबर, बिल्कुल सही है, इनटू क्या हो जाएगा आपका
इनटू हो जाएगा आपका एल क्यूब बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए बिल्कुल सही है। अब इसको अंदर लेके जाओ तो एल और ये एल है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है क्या होता है अंदर, ये आपको करना था। अगर इंडाइसेस के लॉज यूज करते हो बराबर, आइडेंटिटी यूज करते हो तो क्या हो जाएगा आपका एल का पावर -1 है, मल्टीप्लाई भी ये वाला है -1 + 3 हो जाएगा और यहाँ पे t ऐसे कैसे जाएगा कितना -2 बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ ए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ ए। इसको जब सॉल्व करोगे तो m1 l -1 + 3 मतलब कितना 2, मतलब कितना 2 और t कितना -2, तो ये हो जाएगा आपके डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ ए। सिमिलरली जैसे मैंने a के डायमेंशन निकाले वैसे आप b के डायमेंशन निकाल सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको वहां से पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या है आपका डायमेंशन ऑफ b, बिकॉज़ क्योंकि हम b से क्या कर रहे हैं, b को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बराबर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पॉसिबल जब b के डायमेंशन और b के डायमेंशन क्या होगी सेम होगी, मतलब दोनों क्या होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज सिमिलर होगी, तो ऑब्वियसली b के डायमेंशन आपको पता है क्या होता है मीटर क्यूब बराबर, इसका यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, जो डायमेंशन क्या दिखाएगा l, ये क्या जाएगा आपका l क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ b। बस यही आपका सॉल्यूशन होगा। हाँ देख लो यहां तक चीजें क्लियर कर, देखो बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। चलो इसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है आपका, देखो एक आपका ये जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है एक टूल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, टूल की तरह काम करता है, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नया रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, डिराइव न्यू रिलेशन बराबर है। कोई भी फिजिकल रिलेशन है वो हम क्या करते हैं डिराइव करने के लिए इस टूल को हम यूज करते हैं बराबर है। इसके कुछ लिमिटेशंस है वो मैं बाद में बताऊंगा, तो फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि हम ये डिराइव कैसे करेंगे बराबर है। तो पहले तो देखना यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं कि पहला जो एजम्पशन है वो ये है कि जो भी नया रिलेशन हम डिराइव करेंगे बराबर है, तो उसमें क्या करते हैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो, कोई भी क्या ले लो, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो, फिजिकल क्वांटिटी मान के चलो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका रिलेशन मेरे को डिराइव करना है बराबर है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा मेरे को, मतलब मेरे को एक मतलब देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, मतलब ऑब्वियसली जितने भी रिलेशन डिराइव किए हो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए बराबर है, उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके पता चला कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करती है डिपेंड करती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान के चलो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स लेता, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या लेता मैं फोर्स लेता बराबर है, ये फोर्स कौन सा लेता मैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पढ़े हो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक काम करता हूं सेंट्रीफ्यूगल लेता हूं। कभी सुना है क्या नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम कभी सुना है क्या, पक्का? चलो आपको रिलेशन भी पता होगा ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कितना होता है mv² बटे r के बराबर होता है, mv² बटे r के बराबर होता है। ये चीज आपको पता है, जैसे अभी मान के चलिए ये आपका कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक है, ये आपका क्या है कोई भी सर्कुलर ट्रैक है बराबर है, ये कोई भी सर्कुलर ट्रैक है, या फिर एक काम पर एक क्या कर लो सर्कुलर ऑर्बिट ले लो, क्या ले लो सर्कुलर ऑर्बिट ले लो, किसका अर्थ का, किसका ले लो अर्थ का, तो ये आपकी अर्थ होगी, ये आपकी क्या होगी अर्थ होगी, और बीच में क्या रहता है आपका सन रहता है, बीच में क्या रहता है आपका सन रहता है। तो आपको एक चीज पता है कि ये जो अर्थ है ये अनंत काल से क्या कर रही है, सन के अबाउट क्या हो रही है रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है बराबर है। तो अर्थ और सन के बीच में अगर मैं दूरी निकालता हूं बराबर है, तो ये जो दूरी होती है ये आपकी दूरी कितनी होती है r होती है, और लेट से अर्थ का जो मास कितना है m है, अर्थ का मास कितना है m है, देन ये जो अर्थ होती है इस सन की वजह से एक क्या करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करती है बराबर है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इट ऑलवेज एक्ट्स बराबर है, कहां पे कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन, हमेशा कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है रेडियल डायरेक्शन में। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स दिखाता हूं तो आपका जो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ये फोर्स होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी आपकी mv² बटे r। अब यहाँ पे आपको अगर v पता करना है क्या है, तो आपको पता है ये जो v है आपका वो क्या है वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, ये आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। इस इंस्टेंट पे आपका जो f है वो आपका क्या है ये फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है सन अपनी तरफ खींच रहा है बराबर, और ये फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है बराबर। इसके बाद जो r है वो क्या है अर्थ और सन के बीच में सेपरेशन है। तो
ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा, बट ये रिलेशन हमने डिराइव कैसे किया? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो फोर्स है, अगर मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता करनी है तो पता चल रहा है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और आर के ऊपर। और तीनों की अगर पावर देखोगे वो तीनों की पावर क्या है? अलग अलग है। जैसे मास का पावर 1 है, वेलोसिटी का पावर क्या है? 2 है, और ये जो आपका आर है जो रेडियस है एक्चुअली उसका पावर कितना है? 1 है, बराबर है। तो पहली जो चीज है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप निकाल रहे हो, पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का पहले देख लो कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन से दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है जिसके साथ उसका रिलेशन निकाल रहे हो। जैसे मैं यहां से मैं बोल सकता हूं, जैसे मेरे को ये रिलेशन डिराइव करना है तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि आपका जो ये है, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स मैं यहां पे लिख सकता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका रिलेशन आप निकालना चाहते हो, फोर्स डिपेंड्स अपॉन, बराबर है। पहला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बराबर। दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बराबर, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और तीसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तीसरी चीज डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, बराबर। मतलब आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं मास का अगर ये निकालूंगा, मास का जो ये है, बराबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, जो रेडियस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, जो वेलोसिटी उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ये चीज आपको बताइए, बराबर। अगर मैं इसकी यूनिट लिखता हूं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। मास का यूनिट क्या होता है आपका? केजी, बराबर। इसके बाद r का यूनिट क्या होता है आपका? मीटर, ऑब्वियसली मीटर में मेजर करेंगे। और जो वेलोसिटी होता है उसका क्या रिलेशन होता है, क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहली चीज आपको पता करना है कि जिसका भी आप रिलेशन डिराइव कर रहे हो, नया रिलेशन, तो वो क्वांटिटी कौन से अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पे फोर्स आपका इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन तीन क्वांटिटी के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, बराबर। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये क्या हो गया आपका पहला स्टेप, बराबर। दूसरा स्टेप, बराबर। तो ये जब भी हम नया रिलेशन डिराइव करते हैं, बराबर, तो ये जो हम डायमेंशन एनालिसिस जो हम यूज कर रहे हैं नए रिलेशन डिराइव करने के लिए एज अ टूल, बराबर, एज अ टूल जो यूज कर रहे हैं, तो वो जो रिलेशन हम डिराइव करेंगे वो क्या होगा? आपके प्रोडक्ट्स होंगे से, बराबर, प्रोडक्ट में होंगे, बराबर, प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वो सिर्फ किस में होंगे? प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक अजम्पशन होते हैं, जो भी रिलेशन हम डिराइव करते हैं वो क्या होगा? आपके प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बराबर। ये दूसरा अजम्पशन है, बराबर, ये दूसरा अजम्पशन है। ये अजम्पशन हम साथ में लेके चलते हैं, बराबर, कि जो भी नया रिलेशन डिराइव कर रहे हो, बराबर, जैसे यहाँ पे मैं किसके लिए डिराइव कर रहा हूं? मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कर रहा हूं। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर, रेडियस के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये क्वांटिटी इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इन तीन क्वांटिटीज का आप क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे। इन तीन क्वांटिटीज का क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे। तो प्रोडक्ट के बाद जो रिलेशन मिलेगा वही क्या होगा? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा, बराबर। मतलब हमेशा जो रिलेशन होगा प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पर एक चीज मेरे को नहीं पता कि अगर फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि मास का पावर 1 ही होगा, कुछ भी तो हो सकता है मास का पावर। तो मेरे को नहीं पता, तो लेट्स से कि जो मास है इसका पावर क्या होगा? आपका x होगा, बराबर। और आपका जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर। तो फोर्स इज डायरेक्टली क्या है आपका? रेडियस। तो ऑब्वियसली रेडियस क्या है, इसका भी पावर क्या होगा? आपका कुछ अलग होगा, तो x तो नहीं होगा, दोनों की पावर सेम होगी, जरूरी नहीं है। तो लेट्स इसका पावर मैं y मान देता, बराबर। सेम आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो लेट्स से वेलोसिटी का पावर कितना है? वेलोसिटी है, उसका पावर आपका z है, बराबर। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है, तीनों को अगर कंबाइन करते हो तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, बराबर, r टू द पावर y, बराबर, इनटू, देखो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, ये जो भी रिलेशन मिलेगा मेरे को कौन से फॉर्म में मिलेगा? प्रोडक्ट में मिलेगा, बराबर। कौन से इसमें मिलेगा? प्रोडक्ट में। मतलब फोर्स अगर मास, रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इन तीनों का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा विद डिफरेंट पावर, प्रोडक्ट होगा विद डिफरेंट पावर। तो मास टू द पावर x इनटू क्या हो जाएगा आपका? रेडियस टू द पावर y एंड वेलोसिटी टू द पावर z, बराबर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो मेरे को एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा, बराबर। तो आपका जो f आएगा दैट विल बी कांस्टेंट k
इंटू m टू द पावर x बराबर है v टू द पावर y एंड सॉरी r टू द पावर y एंड z टू द पावर सॉरी v टू द पावर z, ये आ जाएगा आपका रिलेशन बराबर है। अभी हम देखते हैं तीसरी स्टेप बराबर है। तो तीसरी स्टेप में क्या होगा आपका, तीसरी स्टेप में क्या होगा, तो हम यूज करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो ऑलरेडी हमने पहले इसमें डिस्कस किया है बराबर कि ये अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये अगर आपकी राइट हैंड साइड है, ये अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये अगर राइट हैंड साइड है, तो दोनों के क्या होने चाहिए, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों के क्या होने चाहिए, डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे डायमेंशन, और ऑब्वियसली ये जो कांस्टेंट की यूज किया ये क्या होगी आपकी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बराबर। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे इसमें बराबर है और उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, हटाने के बाद जब इक्वेट करोगे तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट किया होगा ये क्या होगा आपका डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगा। क्या होगा आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को रिलेशन डिराइव करना है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बराबर है डायमेंशन, ये तो भाई इसको तो डायमेंशन नहीं है, इसको निगलेक्ट करके चलो, ये क्या हो जाएगा आपका m टू द पावर x बराबर है r टू द पावर y बराबर है एंड v टू द पावर z। इन तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसको थोड़ा सा और इक्वेट करके आगे सॉल्व करते हैं। तो m के डायमेंशन इज इक्वल टू होगा m मतलब ये m है बराबर, तो इसको अलग कर देते। तो m बराबर इसका x बराबर, ये आपका क्या है r, इसका आपका क्या है y है, ये आपका क्या है v, इसका पावर क्या आपका z, इसका पावर आपका क्या है z। चलो बराबर, अभी एक एक करके सबके हम क्या निकालते हैं, पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो आपको बताइए अगर मैं फोर्स की बात करता हूं बराबर, जब भी आपको डायमेंशन निकालना है पहले क्या करोगे, उसका यूनिट निकालो। तो मास इनटू क्या होगा आपका एक्सेलरेशन होता है फोर्स बराबर, मास की यूनिट होता है केजी बराबर, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, तो उसकी डायमेंशन मिल जाएगी। इसका ये मास है, ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है बराबर। तो मास का तो आपको पता है ये केजी, रेडियस का आपको पता है मीटर, और वेलोसिटी का आपको पता है क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसके हिसाब से अगर देखता हूं तो देखो मास के अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा बराबर। तो इसका सॉरी फोर्स का अगर डायमेंशन लिखता हूं तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम। तो पावर के साथ इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका L1 बराबर और सेकंड टाइम टू द पावर -1 बराबर इज इक्वल टू, ठीक है चलो इज इक्वल टू, ये मास है, मास मतलब ये आपका क्या मास है, इसको आप किस पे लिखोगे m में तो लिखोगे ना। तो चलो इसका पावर कितना x r, कोई दिक्कत नहीं। ये r आपका क्या है लेंथ है, इसका पावर बोलो y, तो यहाँ पे y लिख दो बराबर। इसके बाद डायमेंशन ऑफ v बराबर, v के डायमेंशन क्या होते हैं, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो इसके हिसाब से अगर लिखोगे तो मीटर है मतलब लेंथ और टाइम मतलब सेकंड मतलब टाइम, तो ये आपका आ जाएगा -1 टू द पावर कितना टू द पावर कितना सेट। इसको और सॉल्व कर लेते। तो m1 बराबर है L1 t-1, चलो बिल्कुल सही है इज इक्वल टू, यहां पे देखो m टू द पावर क्या हो जाएगा आपका पूरा एक ही, इसमें एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं m टू द पावर x बराबर। यहां पे क्या होगा l टू द पावर z, और ये क्या होगा l टू द पावर y, मतलब ये क्या होगा l टू द पावर x प्लस सॉरी y प्लस z, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे t है तो t का पावर कितना है -1, z अंदर लेके आओ जाएगा t टू द पावर -z, ये भी सही है। चलो अभी देखो यहाँ पे ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड बराबर। एक चीज तो हमने पढ़ी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है उसके डायमेंशन और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है उसके डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए बराबर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे m का पावर कितना है, ये तो मास है ना बराबर, ये क्वांटिटी है और ये आपकी पूरी क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी के और इस क्वांटिटी के डायमेंशन तभी सेम होंगे जब मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम का पावर क्या होगा सेम होगा। तो मतलब यहाँ पे मास का पावर कितना x है और इधर कितना 1 है, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पहला, ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरा इधर लेंथ का पावर कितना है y प्लस z, तो लिख देता हूं y प्लस z, और इधर लेंथ का पावर कितना है 1 और ये इक्वल होगा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा। इसके बाद तीसरा यहाँ पे t का पावर कितना है माइनस z, t का पावर कितना है माइनस z, तो माइनस z मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर t का पावर कितना है -1, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग दिस थ्री इक्वेशंस यू कैन गेट x की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गई आपको 1, z की वैल्यू तो यहाँ पे देखो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस माइनस कट जाएगा बराबर, तो z की वैल्यू मिलेगी 1, तो z की मिली। अभी आपको क्या निकालनी है y की, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो y प्लस z की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1।
अरे सॉरी, ये टी टू द पावर माइनस टू चला था, मैं गलत लिख के आया था। हाँ ठीक है, चलो ये माइनस टू था, सॉरी ये माइनस वन, ये क्या था आपका, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लो, ये माइनस टू था ना, z इज इक्वल टू माइनस टू आएगा, z इज इक्वल टू आपका टू हो जाएगा, बराबर। देख लो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपका देख लो, ये सेकंड का पावर माइनस टू है, इसलिए t का पावर क्या होगा आपका माइनस टू होगा, बराबर। इसलिए इधर t का पावर माइनस z है, इधर t का पावर कितना माइनस टू है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस z, यहाँ से आपका z इज इक्वल टू टू मिलेगा, बराबर। तो y, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस z मतलब कितना टू है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू कितना था आपका y प्लस z इज इक्वल टू कितना आया था, 1 आया था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, माइनस वन मिलेगी, कितनी मिलेगी, माइनस वन। तो अभी मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, देख लो ये अगर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो f इक्वल टू क्या था आपका, तो देख लो k इंटू m टू द पावर x बराबर है r टू द पावर y एंड v टू द पावर क्या हो जाएगा आपका z था। तो देख लो वैल्यूज पुट कर लो, तो k तो आपका k एज इट इज रहेगा k बराबर, m x की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो देख लो m टू द पावर 1 बराबर है। इसके बाद देखो आपका z का वैल्यू कितना आया 2 बराबर है, और y का वैल्यू कितना है -1, तो देख लो r बराबर है, तो r टू द पावर क्या आ जाएगा -1, v ये कितना आपका इसका पावर कितना है 2। तो इसको जब देखोगे, इसको जब सॉल्व करते हो तो k इंटू m पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। r का पावर कितना है -1, तो जब न्यूमरेटर में पावर माइनस नेगेटिव में होता है, उसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये चला जाएगा नीचे 1 पावर बराबर है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका v स्क्वायर बराबर है, तो f इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको ये वाला रिलेशन बराबर है। तो देख लो कैसे मैच होते हुए लग रहा है मेरे को, देख लो यही आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, मैच होते हुए लग रहा है, लेकिन ये k नहीं आया, ये k पता नहीं क्या है बराबर है। तो एक्चुअली में इस मतलब इसका डिसएडवांटेज ही है या लिमिटेशन बोल सकते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस का, कि जो भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जब कांस्टेंट यूज करते हैं बराबर है, तो वो जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू हमको, उसकी जो वैल्यू है वो हम इस मेथड से पता नहीं कर सकते, इस मेथड से पता कर सकते हैं क्या, आगे जाके इसको प्रूव किया कि ये जो k होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है बराबर है, जो हम इससे नहीं निकाल सकते। तो आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, k की वैल्यू पुट करोगे तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r, जो आपका ये रिलेशन है जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। हाँ तनुश्री थैंक यू, करेक्ट कर लिया मैंने, वहां पे वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है। और हम निकालते टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बराबर है, मतलब ये जो आपकी पेंडुलम है, जैसे मैं पेंडुलम क्या होता है बता देता हूं पहले बराबर है। तो आपका क्या रहेगा, एक जैसे मैं मान लीजिए एक रस्सी रहेगी, एक स्ट्रिंग रहेगी, उस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास बराबर है, एक बॉब जिसको हम क्या बोलते हैं बॉब बोलते हैं, उस बॉब को हम क्या कर देंगे, एक एंड पे हम लोअर वाली एंड पे हम क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे, और ऊपर वाली जो स्ट्रिंग की एंड होगी उसको हम क्या करेंगे सस्पेंड कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे सस्पेंड करेंगे। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देख लो ये होगा आपका स्ट्रिंग, ये आपका क्या स्ट्रिंग है, और ये जो नीचे लगा है इसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी एक मास पकड़ लो जो स्फेरिकल शेप में जिसका मास कितना m है, इसको हम क्या बोलते हैं बॉब बोलते हैं बराबर। ये दूसरा एंड है, इसको मैंने क्या किया छत पे एक टांग दिया, छत पे मैंने क्या कर दिया टांग दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया बराबर है। तो ये जो बॉब है इसका मास m है, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी l है बराबर है। और ऑब्वियसली ये क्या करेगा आपका ऑसिलेट करेगा, जैसे कोई भी रस्सी लोगे और उसको अगर आप ऐसे ऐसे क्या करोगे, ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, ऐसा क्या करेगा वाइब्रेट करेगा ना, ऐसा ऐसा वाइब्रेट करेगा बराबर है, ऐसा ऐसा वाइब्रेट करेगा बराबर है। तो वाइब्रेट करेगा तो उसको क्या करेगा, एक वाइब्रेशन एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी समय लगेगा बराबर है, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये आपका t है टाइम पीरियड, t है आपका टाइम पीरियड बराबर है। तो एक्चुअली मैं पहले रिलेशन बता देता हूं कि ये जो टाइम पीरियड आता है आपका, ये आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बटे g, अंडर रूट ऑफ l बटे g बराबर। ये आपका लास्ट फार्मूला है, जिसको आपको डिराइव करना है, इसको क्या करना है डिराइव करना है। और आपको दिया हुआ है कि ये जो t है बराबर, ये आपका t, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन बराबर, पहला मास पे डिपेंड कर रहा है बोलते हैं, दूसरा वाला लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है बोलते हैं, और तीसरा वाला आपका डिपेंड कर रहा है जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन फाइंड आउट द रिलेशन बराबर है। चलो जी, चलो देख लेते हैं बराबर है। बाकी लोग भी अपना चेक करो, आधे में होंगे बहुत लोग, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। तो पहले तो दिया हुआ है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है बराबर। मतलब
मैं यहां से लिख सकता हूं कि आपका जो टाइम पीरियड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका m टू द पावर x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं लेंथ को हम l लिखते हैं l टू द पावर y बराबर, और g टू द पावर क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर ले तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका t इज इक्वल टू हो जाएगा m टू द पावर, अब एक काम करता हूं यहाँ पे t का कंफ्यूजन हो सकता है आगे पर नहीं होती है, m टू द पावर x यहाँ पे कांस्टेंट k लगेगा बराबर, l टू द पावर y और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका g टू द पावर z बराबर। अभी आपको क्या निकालना है डायमेंशंस लिखने, आपको क्या निकले डायमेंशन निकले। तो ये तो आपका टाइम है, एक काम करता है इस टाइम को भी छोटा t लिखता हूं, मतलब आपको डायमेंशन और सिंबल में कंफ्यूज नहीं होगा, ये इसको t लिख देता बराबर, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसको मैं t लिख देता, ये टाइम पीरियड t है ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपका टाइम है, ये मास है, ये लेंथ है और आपका ये g है, तो सबके आपको यूनिट तो पता ही होंगे बराबर। जैसे इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है, इसका क्या होता है kg होता है, तो मैं एज इट इज डायमेंशन लिख देता, तो t का डायमेंशन क्या होगा, ये तो टाइम है बराबर, तो ऑब्वियसली t आएगा सिर्फ t पावर कितना 1, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा टाइम का सेकंड, और सेकंड का पावर कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल टू k इनटू बराबर, ये m है मास ही तो है ये वाला, तो इसका मैं लिख देता m पावर कितना, तो देख लो इसका आ जाएगा पावर x बराबर। इसके बाद बराबर मतलब इसका मैं डायरेक्ट अंदर भी लिखा तो चलेगा m टू द पावर x। इसके बाद l, ये आपका क्या है लेंथ है, लेंथ का क्या होता है l, पावर कितना आएगा y। इसके बाद आपका ये g है, g मतलब बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम, पावर कितना -2 बराबर, और टू द पावर कितना आपका z। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो t का पावर आ रहा है 1 इस तरह बराबर, इज इक्वल टू ये k एज इट इज डायमेंशन लेस है, इसको हटा दो बराबर। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, मीटर का m का पावर कितना है x है, तो यहाँ पे x लिख देता, इसके बाद l टू द पावर y है और ये z को अंदर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा l टू द पावर z और t टू द पावर क्या हो जाएगा -2z, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो l टू द पावर होगा ये y है और ये आपका इधर का क्या है माइनस सॉरी प्लस z, l प्लस z आ जाएगा बराबर। फिर इधर t टू द पावर क्या हो जाएगा आपका ये -2 इंटू z, तो क्या हो जाएगा -2z, बिल्कुल सही है बराबर, ये हो जाएगा आपका बराबर। फिर क्या करते थे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते थे, इधर वाले डायमेंशन और इधर वाले डायमेंशन, ये तभी पॉसिबल है जब इधर वाले m l और t के जो पावर्स हो गए वही क्या हो गए राइट हैंड साइड वाले के हो गए बराबर। m का पावर कुछ है क्या, इधर कुछ है क्या, नहीं है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ये पहला इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ m है ही नहीं ना, कुछ नहीं है, मतलब इसका ये मतलब है कि m टू द पावर 0 है बराबर, l भी नहीं है, इसका मतलब l की पावर कितना है 0 है, तो इसलिए देखो x की वैल्यू मैंने क्या पुट किया 0 पुट किया, पहला इक्वेशन। दूसरा यहाँ पे l का पावर कितना है 0 इज इक्वल टू उधर कितना है y प्लस z, तो यहाँ पे लिखते y प्लस z, ये दूसरी इक्वेशन जाएगी बराबर। तीसरी इक्वेशन तो देखो t का पावर कितना है -2z बराबर, और इधर कितना है 1 है, तो -2z इज इक्वल टू कितना आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा बराबर। तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे बराबर, इस इक्वेशन को अगर आगे आप सॉल्व करते हो तो यहां से क्या हो जाएगा आपको देखो x की वैल्यू तो 0 मिल गई बराबर, x की वैल्यू तो 0 मिल गई, ये पहला है। तो z की वैल्यू अगर निकालते हो तो z की वैल्यू आ जाएगी -1/2 बराबर, क्योंकि ये 2 इस तरफ लेके जाओ, इस 2 को इस तरफ लेके जाओ बराबर। फिर यहाँ पे तीसरा इक्वेशन आपका y प्लस z इज इक्वल टू कितना आपका 0 है बराबर, यहां से आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू -z, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -z, z मतलब ये z कितना है -1/2 बराबर, ये हो जाएगा आपका +1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर। तो देख लो x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू और z की वैल्यू मिली, ये आई आपकी 1/2। तो देख लो ये तीनों वैल्यूज मिल गई, अब तो तीनों वैल्यूज क्या पे पुट करो फार्मूलाज में पुट कर लो, तो देख लो ये फार्मूला है आपका, ये वाला ये फार्मूला है, तो आपका t इज इक्वल कितना है k इनटू m टू द पावर x बराबर है l टू द पावर y एंड g टू द पावर z। ये तो मैं वैल्यूज अगर पुट करता हूं तो k एज इट इज रहेगा, बोला m टू द पावर x, x की वैल्यू कितनी है 0, तो m टू द पावर क्या हो जाएगा 0 बराबर है, l टू द पावर y, y कितना है 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूं 1/2 बराबर। g का g टू द पावर कितना है z है, मतलब कितना है -1/2, तो यहाँ पे लिख देता हूं g टू द पावर -1/2 बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल हो जाएगा k, और m टू द पावर 0 है तो किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो वो चीज क्या हो जाती है 1 के बराबर होती है, कोई भी चीज वैल्यू बराबर है, कोई भी नंबर या फिर कोई भी क्वांटिटी उसका पावर अगर 0 है तो वो चीज क्या हो जाएगी 1, तो इसको हटा सकते हो आप डायरेक्ट बराबर। तो ये हो जाएगा आपका कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे l टू द पावर 1/2 और g का पावर नेगेटिव है तो उसको लेके जाओ डिनोमिनेटर में, तो पावर हो जाएगा आपका पॉजिटिव
बराबर है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है जब पावर 1/2 होता है उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये लिख दो, तो k इंटू अंडर रूट ऑफ एल बटी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जी, और इसको सॉल्व करोगे तो k इंटू क्या जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एल बटे जी, एल बटे क्या जाएगा आपका जी, और ये k की वैल्यू आती है 2 पाई, बराबर है, जो हम इससे नहीं निकाल सकते, ये इसका लिमिटेशन। चलो अभी मैं आपको देता हूँ एक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, और ये आगे हम रुक जाते हैं, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको घर से करके लेना है, और मंडे से हम चालू करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स, जो आपका मैकेनिक्स का हार्ट है, ठीक है। चलो एग्जांपल, होमवर्क एग्जांपल, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि आपका जो ड्रैगिंग फोर्स है, जैसे अभी ये वाला मान के चलिए, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, बराबर है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, मैं उस लॉ का थोड़ा सा बता देता हूं, बराबर है। जैसे अभी ये मान के आपका फ्लूइड है, ये आपका क्या है फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है आपका मान लो लिक्विड है, ये आपका क्या है लिक्विड है, बराबर है। तो यहां पे देखो आपको चीजें क्या दी हुई है, ये आपका एक लिक्विड है, हाँ चलो बराबर है, और लिक्विड में ये आपकी बॉल है, ये आपकी क्या है एक मान के चलो कोई भी बॉल है या कोई भी बॉडी है पकड़ लो, बराबर है, जो स्फेरिकल शेप में जिसका मास m है और उसका रेडियस कितना है r है, उसका रेडियस कितना है r है, और इसको जब आप वेलोसिटी v देते हो, इसको जब आप वेलोसिटी v देते हो तो ये क्या करता है मतलब किसके अंदर फ्लूइड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर जिसका मास m है रेडियस r है, बराबर है, और इसको जब आप वेलोसिटी v देते हो तो ये जो बॉडी जब किसी लिक्विड के अंदर से चलती है तो वो क्या होती है एक ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं विस्कस फोर्स। और यही विस्कस फोर्स कितना होगा ये स्टोक्स भाई साहब ने निकाला था, किसने निकाला था स्टोक्स भाई साहब ने निकाला था। और ये जो विस्कस फोर्स होता है हमेशा कहां पे एक्ट करेगा, जिस तरफ आपकी बॉडी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो ये लगेगा आपका पीछे की तरफ विस्कस फोर्स। और आपको दिया हुआ है कि ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स यहां पे लिख देता हूं, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन बराबर है, पहली चीज दी हुई है बराबर है रेडियस ऑफ द बॉल, जो रेडियस होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज दी हुई है कि ये वाला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और तीसरी चीज दी हुई है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है विस्को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर मैं यहां पे विस्कोसिटी लिख देता हूं, बराबर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड, बराबर जिसको हम किससे डिनोट करते थे ईटा से डिनोट करते थे, रेडियस को किससे डिनोट करेंगे r से, बराबर, और इसको डिनोट करेंगे हम वेलोसिटी को v से, बराबर। तो ये मैंने देखो ऑलरेडी मैंने लिखा है आपको डायमेंशन, हाँ लाइक फ्रिक्शन सीडी ऑफ लाइक राइट फ्रिक्शन की तरह ही होगा, बट ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है फ्लूइड की वजह से डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से डेवलप हो रहा है फ्लूइड की वजह से। जब भी आपकी कोई मूविंग सॉलिड बॉडी किसी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आ जाती है तो वो जो फ्लूइड मतलब लिक्विड, वो जो लिक्विड होता है वो उस सॉलिड बॉडी के ऊपर क्या मूविंग सॉलिड बॉडी के ऊपर क्या लगाती है एक ड्रैगिंग फोर्स लगाती है, बराबर है, और उसकी वेलोसिटी क्या करती है घटाने की कोशिश करती है, तो वेलोसिटी का हमेशा क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसी को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं या फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन निकालना है कि बताओ ये फोर्स अगर इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बराबर है, तो आपको पूछा कि रिलेशन क्या होगा। और ये जो विस्कोसिटी है इसका मेंशन मैंने ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, बराबर है, विस्कोसिटी का यूनिट भी निकाल के दिया हूं, बराबर है, तो आपको ये डिराइव करना है ये फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको, क्वेश्चन क्लियर है क्या, मेरे को बताओ क्वेश्चन क्लियर है क्या, ओके सॉल्व कर लोगे तो जस्ट आपको क्या करना है इसके जब आप डायमेंशन लोगे ना विस्कोसिटी के, बराबर है, तो आप पीछे जाना लास्ट लेक्चर या फिर उसके पहले वाले लेक्चर में जहां पे मैंने विस्कोसिटी लिया था, एक्चुअली कल के लेक्चर में लिया था मैंने विस्कोसिटी, बराबर है, तो वहां पे मैंने विस्कोसिटी के डायमेंशन निकाल के दिए, वो डायमेंशन क्या करोगे आप यहाँ पे यूज करोगे, बराबर, उसके डायमेंशन भी निकाल दिए और उसका यूनिट भी निकाल के दिया, तो इसका भी आपको पता है यूनिट, मतलब इसके भी डायमेंशन पता है, इसके भी डायमेंशन पता है, इसके भी डायमेंशन पता है, और फोर्स के तो पता ही है, बराबर है, जैसे मैंने इधर सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व कर लो और रिलेशन फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आपका आसानी से रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर द डे, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कहीं पे दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो, आज के पार्ट में कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो, यहाँ पे आपका यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो मेन पार्ट है जो फाउंडेशन में पता होना चाहिए वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मंडे से हम स्केलर एंड वेक्टर शुरू करेंगे।
यहां तक किसी को कहीं भी दिक्कत देगा मेरे को पूछ लो। पक्का? चलो ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।